Good morning, dear students. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will continue company accounts, issue of shares by a public company. In our previous 3 videos, we have discussed about the sources of finance of a public company, shares, how to issue shares by a public company, and various types of shares and methodology related to issue of shares by a public company. Today in this video, we will discuss accounting entries on issue of shares. Accounting entries on issue of shares. Issue of shares is a prominent source of acquiring finance for a public company, and there are 2 types of share, equity share and preference share, and we will discuss the accounting entries on behalf of the equity shares. हम जब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो मैं सब जगह भी इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया जाता है तो इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर वर्ड आ जाएगा. बाकी सारी अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम मेथोडोलॉजी एक जैसा रहेगा. One most important point to be noted in this, in case of an issue of share by a public company, that no public company in India is allowed to pay even a single rupee in cash to any party, and they cannot receive even a single rupee in cash from any outside party. So all entries, cash transactions of a public company with any outside party and even with the share applicant will be routed through bank. कैश रिसीव्ड का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश का पेमेंट या रिफंड का मतलब टू बैंक अकाउंट करेंगे हम. कैश अकाउंट वर्ड यहाँ हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ पब्लिक, इट इज ए मैटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी. Whenever a transaction is finalized or routed through the bank account, it proved a valid certification that a transaction has in fact taken place between the company and outside party. क्योंकि जब भी अगर कोई किसी से आप रिसिप्ट ऑन पेमेंट चेक के माध्यम से या बैंक के माध्यम से होता है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होता है, तो फिर क्या होता है, आपका वो ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट ग्रुप में शो होगा और वो एक तरह से हमारा विटनेस का काम करता है, एक वैलिड सर्टिफिकेशन का काम करता है. तो सबसे पहले जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर 2 मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट इन लम्प सम एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. अगर एक कंपनी अपना शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ में पूरा फेस वैल्यू मांग लेती है तो वो पेमेंट इन लम्प सम कहलाता है. तो ऐसी स्थिति में कंपनी की बुक में 2 ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल and to bank. 2 equity share application and 2 equity share capital में वो अमाउंट आएगी जितना शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिया. एंड मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि एक पब्लिक कंपनी उतने ही शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है जितना कि उसने शेयर पब्लिक को ऑफर किया था. एप्लीकेशन भले ही ज्यादा आ सकती है लेकिन अलॉटमेंट सारे एप्लीकेंट्स को नहीं होगा. अगर किसी कंपनी का शेयर अंडर सब्सक्राइब हुआ है तब तो सारे एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि एक कंपनी द्वारा जितने शेयर इशू करे गए थे उससे बहुत ज्यादा संख्या में अगर एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उतने ही नंबर ऑफ शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है जितना कि पब्लिक को ऑफर किया गया था, जितना कि शेयर इशू
एंड अलॉट करने का कंपनी का इंटेंशन था। ज्यादा एप्लीकेशन आ जाने से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर का अलॉटमेंट कभी नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है ना, दैट विल बी आइदर टोटली रिजेक्टेड और द अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रो रेटा। यथानुपात आधार पे आपको आवंटन करना है तो वो एक जस्टिफाइड मेथड ऑफ अलॉटमेंट होगा। यथानुपात आधार पर आवंटन में हर एक एप्लीकेंट को कुछ शेयर मिल जाते हैं। जैसे मान लो अगर एप्लीकेशन मनी जो है ना 50% ज्यादा मिली है, तो फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने मान लो 300 शेयर का एप्लीकेशन दिया था तो उसको 200 शेयर अलॉट हो जाएगा और 50% 100 शेयर है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन मनी जो ज्यादा मिली है उसको भी कंपनी रिफंड नहीं करके अलॉटमेंट में पैसा यूज कर लेगी। कब, जब है ना अंशों का पेमेंट 4-3 इंस्टॉलमेंट में होगा। और इंस्टॉलमेंट के नाम क्या होंगे मैंने आपको पहले बताए थे। एप्लीकेशन मनी सबसे पहला, नंबर 2 पे अलॉटमेंट मनी, नंबर 3 पे फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी हो सकता है, डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी। बट इन केस ऑफ लम सम पेमेंट 2 ही एंट्री होगी। पहली एंट्री रुपए एप्लीकेशन मनी के साथ प्राप्त होने की और दूसरा एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो उस बिहाफ में करेंगे जब शेयर का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में पूरा शेयर अमाउंट मिलता हो। तो नंबर 1 एप्लीकेशन फर्स्ट जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। For application money received, तो इसकी सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एसएच डॉट लिखा मैंने शेयर एपीपी डॉट एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECD इज फॉर रिसीव्ड। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। जितना भी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हुआ है इसके अंदर है ना जो एक्स्ट्रा शेयर की एप्लीकेशन आई है या जो है आपको प्रीमियम भी अगर शेयर इशू करा गया है तो प्रीमियम मिली है, वो सब अभी एप्लीकेशन में आएगी। और सेकेंड एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की होगी। तो वो जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन मनी है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको एक ही एंट्री में सारा कंपाउंड एंट्री में बताऊंगा जितनी एप्लीकेशन मनी हमें मिली है एक्चुअली उसको कितना रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो जितना शेयर हमने अलॉट कर दिया उसकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में चली जाएगी। अगर हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, ज्यादा एप्लीकेशन मनी आई है तो कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, और भी ज्यादा एप्लीकेशन हो तो कुछ फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ शेयर जो रिजेक्ट हो गए उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड होगी तो वापस एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या होगी एंट्री, जो बैंक में रुपया पड़ा है हमने एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया और ये जो ही हम शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। सेकंड एंट्री है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी कब होगी, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो वो एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर आपने अलॉट कर दिए उन शेयर की एप्लीकेशन मनी कैपिटल में चली जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपका एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई है, सब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो कुछ रुपया एप्लीकेशन मनी का अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी का जो भाग हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया तो एंट्री बनेगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
उसके बाद टू इक्विटी शेयर कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी। अगर आपने कोई ज्यादा पैसा आया है और आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर देता हूं तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी जहां पर ट्रांसफर किया है फर्स्ट कॉल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर मान लो आपने कुछ शेयर रिजेक्ट किए, वो इनकम्प्लीट थी एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन मनी का पैसा वापस रिटर्न करना पड़ गया, तब हमारी एंट्री हुई टू बैंक। तो आप देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी मिलने पर एंट्री होती है बैंकिंग टू डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, और जो पैसा हम रिटर्न करते हैं तो रिवर्स एंट्री जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद कभी कभी कोई कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम पे मतलब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 12 रुपए में इशू करती है, तो जो पैसे एक्स्ट्रा थे वो प्रीमियम का रुपया एप्लीकेशन के साथ मांगा है, तो फिर वो जो ही आप अलॉटमेंट करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो हमारी एंट्री होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी अपने अंशों का शेयर है ना फेस वैल्यू से बराबर भी कर सकती है मूल्य पर, फेस वैल्यू से ज्यादा मूल्य पे भी कर सकती है, और फेस वैल्यू से कम मूल्य पे अब नहीं कर सकती। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, यानी कि अगर एक कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही जारी करती है तो वो इशू एट पार कहलाता है। इसे बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। सम मतलब समान, बराबर मूल्य पे, जितना शेयर का वैल्यू उसके फेस पर मार्क्ड है रिटर्न होता है उतना ही रुपया में वो शेयर अगर इशू करती है तो वो इशू एट पार कहलाएगा, सम मूल्य पर निर्गमन। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां जो किसी बड़े औद्योगिक घराने से संबंध रखती हैं, जिनके डायरेक्टर की प्रमोटर की जो है ना मार्केट में हाई गुडविल होती है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऐसी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, किर्लोस्कर, थापर, ऐसे बड़े ग्रुप की कंपनी है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में वो 100 रुपए का शेयर है बाजार में, इशू ही 160 रुपए में करते हैं, तब भी लोग खरीद लेते हैं। तो अगर आप 100 रुपए का शेयर 160 में खरीदते तो कंपनी तो आपको कहेगी कि आपने हमें 100 रुपए दिए, जो प्रीमियम का 60 रुपए दिया वो एक्स्ट्रा आपने पे किया, दैट इज फॉर गुडविल ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के लिए गेन है। अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर is called as a security premium account and it is a gain for the company and it is a gain of the capital nature। ये कंपनी के लिए पूंजीगत प्रकृति का लाभ है और वो एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है वो कुछ विशेष कार्य के लिए हो सकता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा नेक्स्ट जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमने अभी अकाउंटिंग एंट्री बतानी है। पहला एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन being application money received, और सेकंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, और वो ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना रुपया एप्लीकेशन का आया क्रेडिट किया था उतना वापस पूरा डेबिट कर देंगे, इससे एप्लीकेशन अकाउंट तो बंद हो जाएगा, और जो रुपया आपको मिला आप कंपनी अपने कौन कौन से खातों में ट्रांसफर कर दी, तो आप देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी का वो पार्ट जितने शेयर आपने अलॉट किए वो एप्लीकेशन मनी कंपनी की कैपिटल बन जाएगी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर अगर आपके एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ तो कंपनी प्रो रेटा से अलॉटमेंट करती है, तब जिन लोगों को शेयर अलॉट कर दिया है उन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो अकाउंटिंग एंट्री जो कर रहे हैं वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट के भी आपने कर, किस्तों में भुगतान अगर किया जा रहा हो अंशों का, तब है ना कौन कौन सी एंट्री बनती है उसके भी आप पेमेंट कर होगी। तो अगर आपने प्रो रेटा से अलॉटमेंट किया है तो जिन लोगों को शेयर अलॉट हो गए उनको अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो वो पैसा कंपनी उसको लौटाती नहीं है, उनको अपने पास रिटेन कर लेती है, तो वो अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने अलॉटमेंट मनी का कुछ भाग या पूरी अलॉटमेंट मनी पहले दे दी है, तो बाद में जब कंपनी बाकी शेयर पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी ना, तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड ड्यू टू प्रो रेटा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ शेयर दे हैव अप्लाइड एंड लेस नंबर ऑफ शेयर दे हैव बीन अलॉटेड, राइट। तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, ये अलॉटमेंट मनी में गया पैसा। अगर और भी ज्यादा पैसा हो, अलॉटमेंट भी किसी का शेयर के ऊपर पूरा मिल गया और फिर भी पैसा कंपनी के पास ज्यादा है, तो कंपनी फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में भी उसको एडजस्ट कर सकती है। तो मैंने यहाँ लिखा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो कुछ शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा भी ऑलरेडी आ चुका है। फिर टू बैंक मतलब रिफंड, ये टू बैंक उन लोगों का होगा जिनको एक भी शेयर नहीं किया है कंपनी ने, तो उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। और अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम भी इशू करा है
तो सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया भी कंपनी को एप्लीकेशन के साथ मिला, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब इसका रिलेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुई है वो उनके नाम आ चुके हैं, ये हमारी दूसरी। नाउ एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने पर और दूसरी एंट्री शेयर का अलॉटमेंट करने पर। तो ये दो एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री है। पहली एंट्री से एप्लीकेशन अकाउंट खुल जाता है और दूसरी एंट्री से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो गया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट मनी कंपनी जब मांगेगी तो अगर एट बार इशू करा हुआ है तब तो पूरा पैसा जो होगा वो अलॉटमेंट मनी के साथ में कैपिटल का पार्ट ही होगा। लेकिन अगर सिक्योर्ड शेयर प्रीमियम पे इशू करा गया है तो अलॉटमेंट मनी के साथ ही प्रीमियम मांगा जाएगा। तो अनलेस अदरवाइज गिवन प्रीमियम इज ऑलवेज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट मनी। तो हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू का हेडिंग डाल दो और अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर और अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री से कंपनी की अलॉटमेंट मनी है वो कंपनी की कैपिटल का भाग बन जाती है और कंपनी को ये रुपये मांगने का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि जब भी ये कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि जिन लोगों को शेयर अलॉटमेंट हो जाता है तो उनको कंपनी जब भी मांगेगी अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी, फिर जब मांगेगी फर्स्ट कॉल देना पड़ेगा, फिर सेकंड कॉल मनी देना पड़ेगा। क्योंकि इन इंडिया वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एंड द शेयर होल्डर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको जितना शेयर पे कॉल मनी बाकी है उतना रुपया देना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी डूब रही हो, कंपनी फेल हो जाती है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ओनर ऑफ द कंपनी हैव टू सफर द लॉस। इफ द कंपनी हैज सस्टेन्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। ठीक, तो ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस एंट्री से अलॉटमेंट अकाउंट खुल गया और अलॉटमेंट मनी का पैसा कंपनी की कैपिटल अकाउंट में चला गया and now company got the legal right to recover this amount from the successful allottee। तो अगर इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनी प्रीमियम का पैसा लेती है तो ये कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन है, इसलिए क्रेडिट किया और कैपिटल अकाउंट कंपनी की क्रेडिट करी क्योंकि कंपनी की कैपिटल धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी पैसा मांगती है शेयर होल्डर से वैसे वैसे कंपनी की कैपिटल बढ़ती जाती है और एक कंपनी फेस वैल्यू तक अपना सारा पैसा है वो शेयर होल्डर से मांग सकती है। तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू का नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ एंट्री और अलॉटमेंट मनी रिसीव और अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो जो रुपया मिलेगा कंपनी के बैंक में जाएगा सीधा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो जो रुपया मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट और चूंकि अलॉटमेंट का पैसा मिला था तो जब भी हुआ तो हमने अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया और जब मिल जाएगा तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। तो अब कंपनी को देखिए उतना ही रुपया मिलेगा जितना रुपया ड्यू था, बाकी रहा नेट ड्यू रहा। क्योंकि अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट किया तो हमने कुछ रुपया अलॉटमेंट में ट्रांसफर ऑलरेडी कर लिया था। तो इस टोटल अलॉटमेंट मनी में से जो रुपया पहले ही अलॉटमेंट का मिल चुका है वो घटाने के बाद जो रुपया बचेगा वही अब कंपनी को मिलेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो रुपया नेट ड्यू था। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन मनी, एक शेयर पे टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा ले रही है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी,
दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा फर्स्ट कॉल मनी, चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो अगर कुछ शेयर होल्डर जिन्होंने अलॉटमेंट मनी के साथ में फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल दे दिया, तो वो 2 कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। तो जो पैसा एडवांस में मिल गया, कब? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा सेकंड कॉल के साथ मिल गया, तो मैं उसको यहाँ लिखूंगा 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ये कंपनी की लायबिलिटी बन गया, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इस पर कंपनी 12% से ब्याज देगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग मनी टिल द डेट ऑफ कॉल मनी ड्यू। तो ये 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये भी तो इसमें अलॉटमेंट मनी भी आ गया, कॉल मनी भी आ गया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये हमारे कोड है। तो देखिए 2 एंट्री एप्लीकेशन की हुई, एप्लीकेशन मनी ड्यू होने पर और शेयर अलॉटमेंट हो जाने पर। फिर जो ही अलॉटमेंट हो जाता तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होनी थी और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी थी। मैंने यहाँ 2 कॉल्स इन एडवांस लिखा क्योंकि कुछ लोग जो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल मनी देते थे तो कंपनी की बुक में क्रेडिट होगा, और ये लोग बाद में नहीं देंगे। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी ना, तब हम कॉल इन एडवांस को उतना रुपए से डेबिट करेंगे। तो नाउ फिफ्थ एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो एंट्री क्या होगी? जितना फर्स्ट कॉल मनी है और जितने नंबर ऑफ शेयर इशू है उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी का फर्स्ट कॉल मनी अब कंपनी की कैपिटल बन गया। ये अमाउंट ड्यू होने पर बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये एंट्री होगी। अब उसके बाद में क्या होगा? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, 6th एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। एंट्री क्या होगी? जो रुपया मिलेगा अभी जो मिला है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने के बाद वो बैंक अकाउंट डेबिट। जो रुपया अलॉटमेंट मनी के साथ ही में मिल गया था, जब मिला था तो हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, इसमें से जो फर्स्ट कॉल का पैसा है ना वो वापस डेबिट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। जब मिला था तो कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया, और अब मांगने का समय आ गया है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को, कॉल्स इन एडवांस में जो फर्स्ट कॉल का पैसा है उतना रुपया यहाँ डेबिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस एंट्री से फर्स्ट कॉल अकाउंट बंद हो गया 6th एंट्री से। 5th एंट्री से फर्स्ट कॉल का खाता खुला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि फर्स्ट कॉल को डेबिट करा और कैपिटल को क्रेडिट किया, तो इससे कंपनी की कैपिटल हमने बढ़ा दी। हमने ये मान लिया कि सारे एप्लीकेंट जो शेयर होल्डर हैं दे विल हैव टू पे फर्स्ट कॉल मनी, और फिर जब वो ड्यू डेट पर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जब वो फर्स्ट कॉल मनी पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंपनी को पैसा मिल गया, सारा पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो अभी मिला। और कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट में क्या होगा? वो पैसा जो फर्स्ट कॉल मनी का है और हमें अलॉटमेंट मनी के साथ मिला था। 4th एंट्री में देखो, जब मिला था तो हमने फर्स्ट कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, और अब जब मिलने का समय आ गया 2 महीने 3 महीने बाद जब कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मनी मांगी तो और जब रुपए मिले तो जो रुपए पहले ही मिल चुके ना उनको कॉल एडवांस अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इससे फर्स्ट कॉल का खाता बंद हो गया। नरेशन रहेगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपन 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से करेंगे ये क्वेश्चन। तो फिर पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी कहलाता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी कहलाता है, तीसरा इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मनी कहलाता है, और चौथा इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री बनेगी, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री बनेगी। तो नाउ 7th एंट्री इज फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या होगी एंट्री? एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल वर्ड लगा रहे हैं साथ में, क्योंकि इसके बाद अब कंपनी
शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं मांगेगी, ये अंतिम किस्त की राशि है शेयर के टोटल फेस वैल्यू में से। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल जरूर लगाना है, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब सेकंड कॉल मनी जब मिलेगी तो रेट एंट्री हो जाएगी हमारी, जो रुपए अभी मिलेंगे हमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल मनी मामले में जो पैसा मिला, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वही जो पैसा सेकंड कॉल मनी का था अलॉटमेंट मनी के साथ मिल गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब मिला था हमने क्रेडिट किया था और अब मिलने का समय आया है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, being second and final call money received, being second and final call received। ये 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्री बन गई एंड 9th एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो अब देखिए, अगर कुछ लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था जब मांगा गया था, तो कॉल इन एरियर की एंट्री हमेशा बाद में करनी है। एडवांस का पैसा, कॉल इन एडवांस का एंट्री तो हमने हाथों हाथ करी, जब मिला पैसा हमने कॉल इन एडवांस में क्रेडिट कर दिया और ड्यू डेट पर हमने उसको डेबिट कर दिया वापस। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुई तो हमने कॉल एडवांस को वापस डेबिट किया, जब सेकंड कॉल मनी हमारा रिसीव होने में था तब हमने सेकंड कॉल को वापस डेबिट किया। लेकिन कुछ लोग, कुछ शेयर होल्डर कंपनी के ऐसे भी होते हैं जो टाइमली ना वो कॉल मनी का पेमेंट नहीं करते, अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं करते, तो वो कॉल इन एरियर कहलाता है। उसकी एंट्री हमेशा एंड ऑफ द ईयर करनी है, जब हम बैलेंस शीट बना रहे तब करनी है। ड्यूरिंग द ईयर बीच में हम कॉल इन एरियर की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें बैलेंस शीट बनानी है, फाइनल ईयर अकाउंट फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया है और फिर भी कुछ लोगों ने हमारा पैसा नहीं दिया है, तब हम एंट्री बनाएंगे फॉर कॉल इन एरियर। 9th एंट्री फॉर कॉल इन एरियर, बकाया राशि के लिए। इन पे कंपनी ना वो 10% से ब्याज मांग सकती है। कॉल इन एडवांस में कंपनी 12% ब्याज देती है, लेकिन जो लोग टाइम में पैसा नहीं देते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, बाद में पैसा देते हैं ड्यू डेट के बाद में, तो जितना लेट पेमेंट करेंगे उस टाइम पीरियड का 10% से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो फॉर कॉल इन एरियर हमारी एंट्री बनेगी क्या? कॉल इन एरियर कंपनी के लिए एसेट्स है ज्यादा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अलॉटमेंट मनी नहीं मिला टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कुछ पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो हम यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये भी क्या एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं हम, जब तक एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट बनाने की डेट तक जो पैसा नहीं मिला है, और फिर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बीइंग कॉल इन एरियर नरेशन मिलेगा, बीइंग कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया, ये कंपनी की एक तरह से एसेट्स हो गया, और ये लोग बाद में जब भी पैसा लेंगे, लेट जब भी लेंगे तब कंपनी की एंट्री की क्या, जितना रुपया मिलेगा बाद में मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट मनी हो चाहे फर्स्ट कॉल मनी चाहे सेकंड कॉल मनी, वो कॉल इन एरियर ही कहलाता है, कॉल इन एरियर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव, बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव। दो और एंट्री जो इससे रिलेटेड है क्या होगी, एक तो कॉल इन एरियर पे कंपनी ब्याज लेती है 10% पर एनम के हिसाब से, और जब कंपनी को ब्याज मिलेगा तब कंपनी की बुक में नेक्स्ट एंट्री नंबर 11 क्या होगी, फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, फॉर इंटरेस्ट received on amount
amount of calls in arrears at the rate of 10%, at the rate of 10, उस अमाउंट पे जो बकाया था और जितने टाइम लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या मिलने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट being interest received. और 12th एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेड और कॉल इन एडवांस। अगर एक कंपनी को कॉल इन एडवांस मिलती है तो कंपनी उसमें ब्याज पे करती है, तो फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो जितना कंपनी ब्याज पे करेगी तो कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस होगा तो कंपनी एक्सपेंसेस को डेबिट करती है, इसलिए कंपनी मूवमेंट टू बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फॉर इंटरेस्ट पेड किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो गए बीइंग इंटरेस्ट पेड, being interest paid on call in advance, paid on calls in advance। तो इस तरह से ये हमारी 12 अकाउंटिंग एंट्री हो गई रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर एट पार हो सकता है, सम मूल्य पर हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रीमियम पे होगा तो कंपनी के लिए वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाएगा, वो एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, उसका कहां का उपयोग हो सकता है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक इशू ऑफ शेयर प्रो रेटा बेसिस का, जहां इशू हाईली ओवर सब्सक्राइब होता है, उसमें कैसे टेबल बनाकर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है वो मैं समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।